Dear students, Assalamu alaikum. Today is 2nd July 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 5. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation, question answer and summary of unit number 5, The Rain, which is a short symbolic poem with a serious message. The Rain is a beautiful poem written by W.H. Davies, William Henry Davies, who is a Welsh poet. His favorite themes are nature and the hardships of the poor. This poem also has a symbolic meaning, as we read in the lesson that the central idea of the poem is the inequality in the society. The rich people enjoy more bounties of life, while the poor people remain unprivileged and get only what the rich leave for them. He hopes that in future there will be equality in the society as the sun shines for all. I hope students you have prepared your MCQs and question answers very well. So let's move to the work pages of unit number 5. So first of all, open your textbook at the page 57. वर्क पेजेस के लिए जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी यही प्रैक्टिस होती है क्लास में भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी हवाले से आपके पेपर में शामिल होती हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी भी तरीके से जो है वो नहीं आती, तो उनको हम क्रॉस कर देते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप प्रिसाइज हों, आपको पता हो जब आप पेपर की तैयारी करें या टेस्ट की तैयारी करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ वर्क पेजेस पे आपने तैयार करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको आपने स्किप करना है। ठीक है, तो अभी भी आपने जो है वो यूनिट नंबर 5 की भी वर्क पेजेस को इसी तरह से हमने डिस्कस करना है। जिन एक्टिविटीज़ को मैं कहूँगी कि इनको क्रॉस कर दें, उनको आपने याद से क्रॉस कर देना है ताकि आप जब इसकी तैयारी करें वर्क पेजेस की ऑब्जेक्टिव के हवाले से या सब्जेक्टिव के हवाले से, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, जैसा कि कल हमने इसकी ग्लॉसरी नहीं है यूनिट नंबर 5 की, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स की है। पोएम्स की मोस्टली ग्लॉसरी जो है वो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की एक्टिविटी में ही डिस्कस कर ली जाती है, उसकी अलहदा से कोई भी ग्लॉसरी जो है वो नहीं होती क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो कम होते हैं। इस वजह से ग्लॉसरी अलहदा से सेट नहीं की जाती। ठीक है, तो उस हवाले से हमने MCQs को भी डिस्कस कर लिया था। तो ए एक्टिविटी हमने कल टिक की थी और इसको हमने डिस्कस भी कर लिया था एंटोनिम के हवाले से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपको एक ब्लॉक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिनोटेशन और कॉनोटेशन। ठीक है, हमने MCQs करते हुए कल देखा था कि 3 to 4 MCQs ऐसे थे हमारे, 3 से 4 MCQs जो कि कॉनोटेशन या डिनोटेशन से मुतल्लिक थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको प्रॉपरली इन MCQs की समझ आएगी। और वही MCQs मैंने आपको बताया था आपकी बुक की एक्सरसाइज MCQs में भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना है ताकि आप जो है वो इन MCQs जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन है और जो आपका सिनोनिम वाला पोर्शन है, 3rd और 4th पोर्शन आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो कि 10 मार्क्स के कलेक्टिवली बनते हैं, उनमें मोस्टली जो है वो इस चैप्टर से कॉनोटेशन वाला या डिनोटेशन वाला जो है MCQ ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो ये टर्म डिनोटेशन जो है इसको आप इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक्चुअली ये दोनों ही क्या हैं, मीनिंग है, किसी भी लफ्ज़ के मतलब हैं, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है बेसिकली वो क्या है कि जो डिनोटेशन है वो हम किसे कहते हैं जो कि उस लफ्ज़ का असल मतलब होता है। यानी अगर उस लफ्ज़ का मतलब कोई भी वर्ड है होम है तो इसको हम अगर देखें डिक्शनरी में उसका लिटरल मीनिंग भी वही होता है। लिटरल मीनिंग भी हमेशा उसी मतलब को कहते हैं जो कि हम डिक्शनरी में देखें या उसका जो असल मतलब होता है, बगैर किसी इमोशन या
जो रवैये हैं उनको डिस्कस किए बगैर जो असल मतलब होता है उस लफ्ज़ का, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकली डिनोटेशन। और कॉनोटेशन क्या है? इट इज़ द इमोशनल कॉन्टेक्चुअल कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग। यानी कि जब उस लफ्ज़ से कोई भी इमोशंस या उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी उसका पसे मंज़र या उसका जो सकाफ़ती मीनिंग है उस लफ्ज़ से अटैच कर दिया जाए, और उसकी डिग्रीज़ हों यानी किस हद तक, या शेड्स हों उस मीनिंग की, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल में जब आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लाइक एग्ज़ाम्पल दी गई है आपको, होम, हाउस, रेजिडेंस और ड्वेलिंग। इन चारों का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखें, यानी डिनोटेशन के अकॉर्डिंग इसे अगर हम देखें लिटरल मीनिंग इसका, तो इन सब का मतलब आपको लगता है ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता है, यानी कि घर या जो है वो रेजिडेंसी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कोई रहता है। इन चारों का मतलब आपको डिक्शनरी में यही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसको कॉनोटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इन सब का मुख्तलिफ जो है वो मतलब आपको नज़र आएगा। कैसे? देखें, होम है, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी प्लेस जो कि कोजी है, लविंग है, कंफर्टेबल है। जो हाउस है, उर्दू में भी अगर आप देखें तो हम जो है वो इसका जो उर्दू मीनिंग करते हैं, हाउस का मतलब हम करते हैं मकान और होम का मतलब हम करते हैं घर, ठीक है, यानी जहाँ पे कोई भी रहता है। और रेजिडेंस, रिहाइश, इसका मतलब हम करते हैं, ठीक है। और डिवेलिंग जो है वो बेसिक वो जगह जहाँ पे कोई भी रहता है। अब इंग्लिश में भी इसको अगर हम देखें तो डिफरेंट मीनिंग्स इसके हमारे सामने आते हैं कि वो होम जो है वो प्लेस है जो कि कंफर्टेबल होती है, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और हाउस जो है वो जस्ट एक बिल्डिंग है जहाँ पे कोई भी पर्सन रहता है। रेजिडेंस भी इसी तरह से कोल्ड विदाउट फीलिंग, जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं है, लाइक जस्ट अ बिल्डिंग, ठीक है। और ड्वेलिंग भी प्रिमिटिव और बेसिक। तो ये डिपेंड कॉनोटेशन पे फिर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है या वो फिर नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि उस लफ्ज़ से मुतल्लिक जो रवैया है या बिहेवियर है वो नेगेटिव है या किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक नेगेटिव है। आगे एमसीक्यूज़ में हम इसको देखेंगे। आपसे कहा गया है बी एक्टिविटी में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अदील वाज सरप्राइज्ड, अदील वाज अमेज्ड, अदील वाज अस्टॉनिश्ड। इन सब का मतलब अगर हम लिटरल देखें डिनोटेशन के अकॉर्डिंग तो मतलब होता है हैरान होना, ठीक है। जबकि अगर इसको हम कॉनोटेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो इन सब का मतलब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लाइक सरप्राइज का मतलब होता है कि खुशगवार हद तक हैरान होना, अमेज्ड का मतलब भी जो है वो हैरानगी है किसी भी बात पे, अस्टॉनिश शदीद हैरान होना, जब शशदर हो जाना हम कहते हैं तो तब हम अस्टॉनिश्ड का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। पेज नंबर 58 पे आ जाएं। जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पेपर में चूँकि नहीं आते, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। एक्टिविटी इसकी एमसीक्यूज़ के हवाले से अभी हम डिस्कस करते हैं तो आपको कॉनोटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसकी समझ आ जाती है। अभी यहाँ पे एमसीक्यू है, इसको देखें। आर ट्रिप टू क्योरामाइन वॉज डैश फाइन और वंडरफुल। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी कॉनोटेशन, कौन सा वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फाइन है या फिर वंडरफुल है। फाइन का मतलब होता है उम्दा और वंडरफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज़ या हैरान कुन हद तक जो उम्दा हो कोई चीज़, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है वो हमारे पास वंडरफुल है। जब हमने बहुत ज़्यादा किसी को शो करना है उम्दा तो हम वंडरफुल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर के कौन से लोग जो हैं वो रोलर कोस्टर पर सवारी करते हैं। ब्रेव या फूल हार्डी, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और फूल हार्डी का मतलब होता है अहमकाना, जो बहादुरी दिखाते हैं लोग उनको बोलते हैं। तो इसमें प्रॉपर इसके लिए जो सूटेबल वर्ड है वो फूल हार्डी है, क्योंकि ब्रेव पीपल इस तरह की हरकत फजूल जो है वो नहीं करते। वी सा डैश एनिमल्स इन द जू, हमने जू में एनिमल्स देखे। फैसिनेटिंग या वाइड, फैसिनेटिंग का मतलब होता है जो कि मशहूर कुन हो
ठीक है। और वाइड इसका मतलब होता है कोई भी माफूकुल फितरत या जंगली चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन लगे हमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए हम ठीक करेंगे, वाइड। उसके बाद है सम ऑफ द मंकीज़ मेड डैश फेसिस, कुछ जो बंदर हैं वो चेहरे बनाते हैं किस तरह के, हिलेरियस या अम्यूजिंग। अम्यूजिंग दिलचस्प या तफरीही होता है, हिलेरियस होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तरंग में आके कोई चहल पहल जिस तरह से बंदर करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें से आपने ठीक करना है, अम्यूजिंग, ठीक है। उसके बाद है एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, स्माइल या स्मर्क। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना और स्मर्क का मतलब होता है बनावटी मुस्कुराहट जो होती है, उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से जो पॉजिटिव कॉनोटेशन है वो क्या है, स्माइल। एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे टू होम। उसके बाद डी एक्टिविटी है, इसको भी टिक कर लें, विच कॉनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव। अब आपने बताना है कि कौन सी इन दोनों में से जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है। वी बोट डैश सोवेनियर्स एट द क्योरा माइंस, चीप या इनएक्सपेंसिव, ठीक है। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो ज़्यादा नेगेटिव लगता है आपको। चीप का मतलब होता है सस्ता और इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है कम कीमत जिस पे खर्च की गई हो, ठीक है। तो चीप वर्ड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव लगता है, इनएक्सपेंसिव थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग आ जाते हैं। आई एट अ डैश सैंडविच, सोगी या मॉइस्ट, दोनों का मतलब ही गीला होता है अगर आप देखें, लेकिन अगर जो है वो देखें सोगी तो ये बहुत ज़्यादा भीगा हुआ जो कि शराबूर हो, पानी में नुचड़ा हो, और मॉइस्ट होता है जो कि नम हो थोड़ा, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा जो नेगेटिव कॉनोटेशन है वो क्या है हमारे पास, मॉइस्ट। फिर उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 59 पे। आई डोंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस, स्मर्क या ग्रीन। स्मर्क का मतलब जैसा कि मैंने बताया बनावटी मुस्कुराहट होता है, और ग्रीन का मतलब जो है वो ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बदतमीज़ी का आंसर जो है वो वाजिया हो। तो इसमें से जो ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन है वो क्या है, ग्रीन। इट मेड मी फील डैश अनईजी या फ्राइटेंड। अनईजी होता है बेचैन होना, फ्राइटेंड होता है खौफजदा होना, खाइफ होना किसी चीज़ से। तो इसमें से आपके पास जो नेगेटिव कॉनोटेशन है वो कौन सी है, फ्राइटेंड। बी ऑप्शन इसमें से ठीक है। ई एक्टिविटी हमने जो है वो कल कर ली थी, इसको टिक कर लें पेज नंबर 59 पे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको नज़र आ रही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी हमने कल कर लिए थे, इसको भी टिक कर लें। फिर उसके बाद आपको इसी पेज पे एक एक्टिविटी नज़र आ रही है सबसे नीचे, मेटाफर, ठीक है। मेटाफर जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था मेटाफर के बारे में, जब मैंने आपको इसका थीम करवाया था कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच है, लैंग्वेज टेक्निक है जो कि हमने 9th में भी डिस्कस की थी डिटेल में। दोबारा से इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको इसके हवाले से जो MCQs हैं नेक्स्ट उनको करने में प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेशन देख लें पहले इसकी। फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो बिल्कुल अनलाइक एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। इसमें हम जो है वह डायरेक्टली कह देते हैं, इसमें एज या लाइक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है किसी खासियत की बिना पर, उनकी किसी कॉमन खासियत की बिना पर, लेकिन उस खासियत का जिक्र किए बगैर। जैसे कि ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, उसकी बहादुरी की वजह से उसको लाइन कहा है, लेकिन हमने बहादुरी का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली क्या कह दिया कि वो एक शेर था जंग में, ठीक है। एक्चुअली जो है ही यानी किसी भी पर्सन या लाइन का जो है कंपैरिजन नहीं बनता, टू बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से हम जो है वो उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको, इस लैंग्वेज टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मेटाफर, ठीक है। और आपको पता है जितनी भी लैंग्वेज टेक्निक्स हैं वो राइटर्स या पोइट्स जो है वो अपनी राइटिंग्स में, अपनी तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं, किस लिए कि वो अपनी बातों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकें रीडर्स के लिए। पेज नंबर 60 पे मेटाफर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनको देख लें। फर्स्ट MCQ है जुनेद इज़ एन ऑक्स। जुनेद एक ऑक्स है, ठीक है। अब ऑक्स एक्चुअली तो वो ऑक्स नहीं है, ठीक है। तो मेटाफर ऑक्स का मतलब क्या है, जुनेद इज़ डेफ,
ठीक है, जुनेद इज़ वीक, ये वो बहरा है, वो कमज़ोर है, या जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग के वो स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके ताकतवर होने की वजह से उसको ऑक्स से तशबीह दी है। तो ऑप्शन इसका फिर कौन सा ठीक है, सी, 1 का सी हमने जो है वो बताना है कि वो एक बैल की तरह से बहादुर है। फिर है सेकंड वन देखें, वलीद इज़ अ रियल काउच पोटैटो। द मेटाफर काउच पोटैटो मीन्स, काउच पोटैटो होता है जो कि मुहावरतन हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि कामचोर आदमी हो, ठीक है, काउच पोटैटो। तो ऑप्शन देखें, वलीद इज़ ऑलवेज बिजी विद सम एक्टिविटी, वलीद इज़ लेज़ी, वलीद लाइक्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले, ठीक है। तो इसमें कामचोर वाली जो ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन, वलीद इज़ लेज़ी, ठीक है। तो सेकंड का आपने कौन सा टिक करना है, बी। द नेक्स्ट इज शाहिद इज़ अ वोल्केनो आफ्टर हियरिंग हिज ब्रदर बोरोड हिज कार विदाउट परमिशन, कि शाहिद जो है वो एक वोल्केनो बन गया ये सुनने के बाद कि उसके भाई ने उसकी इजाज़त के बगैर उसकी कार ली। वोल्केनो आपको पता है जो है वो आतिशफिशा पहाड़ को कहते हैं। द मेटाफर शाहिद इज़ अ वोल्केनो मीन्स शाहिद इज़ एंग्री, शाहिद लिव्स इन जापान, या शाहिद हैज़ अ ट्रायंगल हेड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए वाला, शाहिद इज़ एंग्री। लुबना इज़ अ एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, लुबना जो है वो अपने बाप की आंख का तारा है, या जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा शो करनी हो तो तब हम कहते हैं एप्पल ऑफ हर और हिज आई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें, लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर, लुबनाज फादर इज़ मैड एट हर, लुबना हैज़ एन एप्पल ट्री इन हर यार्ड। तो ऑप्शन इसमें से हमारे पास कौन से वाला ठीक है, आप देखें, लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर, ए ऑप्शन, इसको टिक कर लें। फिर है मारिया वाज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कार हिट बाय अ कार, मारिया जो है वो मारिया की जो कार है उसके साथ टकराने के बाद, दूसरी कार के साथ टकराने के बाद वो कैसा महसूस कर रही थी। फीलिंग ब्लू जब हम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई भी सैडनेस हो तब हमने फीलिंग ब्लू जो है वो यूज़ करते हैं वर्ड मेटाफर के तौर पे। मारिया डिडंट लाइक कार्स, मारिया वाज सैड, मारिया वोर ब्लू फ्रॉक। इसमें ऑप्शन हमारे पास फिर कौन सा ठीक है, मारिया वाज सैड। फिर है फराज इज़ अ जाइंट इन हिज क्लास टॉवरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट, वो एक जाइंट है अपनी क्लास में। जब हमने किसी को बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो शो करना है तो तब हम जो है वो जाइंट का वर्ड यूज़ करते हैं। द मेटाफर फराज इज़ अ जाइंट मीन फराज इज़ शॉर्ट, फराज इज़ फ्रॉम अ फेरी टेल, फराज इज़ टॉल। सी ऑप्शन इसमें से हमारा ठीक होगा, फराज इज़ टॉल, ठीक हो गया। तो ऑप्शन एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको। 1 का जो है वो ऑप्शन ठीक है, सी। उसके बाद 2 जो है उसका बी ऑप्शन ठीक है। जो 3 वाला MCQ है उसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए ठीक है। 4th वन जो है उसका ए ऑप्शन ठीक है। 5th वन हमारे पास जो है उसका बी ऑप्शन ठीक है। और 6 वाला जो है उसके पास उसमें हमारा जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोएम, आंसर द क्वेश्चंस। ये जस्ट आप कॉन्सेप्ट के लिए समझ लें, अगर इसमें से कुछ आपसे पूछा जाता है MCQ में तो आपको पता हो। इसके के सामने जो है वो आप ब्रैकेट में लिखते जाएं आंसर। व्हाट डू द, आपसे पूछा ये गया है कि पोएम में जो मेटाफर इस्तेमाल किए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें और इनके आंसर जो है वो क्वेश्चंस के दें। रिच लीव्स जो है वो किस बात की इलामत जो है वो समझी गई थी, हमने पोएम में पढ़ा है कि रिच लीव्स जो है वो रिच पीपल के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया था। व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, पुअर लीव्स जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए। फिर है व्हाट डज द सन सिंबलाइज, सन सिंबलाइजेज द इक्वलिटी इन द सोसाइटी, ठीक है, वो इक्वलिटी का साइन था। इस तरह से द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर पुअर पीपल, द रिच लीव्स सिंबलाइज रिच पीपल, ठीक हो गया। उसके बाद पेज नंबर 67 पे पर्सोनिफिकेशन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो एक्टिविटी आपकी जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। आपने पर्सोनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि ये वो लैंग्वेज टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट या आइडिया को ह्यूमन ट्रेट या करेक्टरिस्टिक देते हैं,
ठीक है, यानी इंसानी खासियत दे देते हैं। डेफिनेशन इसकी अगर देखें, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स। वो फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक है जिसमें किसी भी मादी चीज़ या आइडिया को इंसानी जो किरदारी खसूसियात हैं वो दे दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। जो फ्लावर्स हैं, फूल जो हैं, वो हवा में रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे। अब रक्स करना, डांसिंग या फ्लटरिंग जो है, झूमना, सर हिलाना जो है, वो इंसानी खसूसियात हैं। फ्लावर्स जो है एक्चुअली ऐसा नहीं करते, सिर्फ बात में खूबसूरती लाने के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है टेक्निक, यानी फ्लावर्स को पर्सोनिफाई कर दिया है, उसको अशखास जो शख्स हैं उनकी खसूसियात दे दी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, डी ऑप्शन है, डी आपके पास एक्टिविटी है, इसको टिक करें आप। ऑब्जेक्टिव में आप के जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पोएम में पर्सोनिफाइड किया गया है। पोएम में हमने पढ़ा था, उसमें फर्स्ट स्टैंजा में ही हमने देखा था कि लाइन थी ये कि लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर। अब लीव्स जो पत्ते हैं वो एक्चुअली पानी पीते नहीं हैं। ठीक है, जो ड्रिंक है, पीना है, पानी का पीना, वो इंसानी खसूसियात हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात को इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए पोइट ने ये वर्ड यूज़ किया है, ये टेक्निक यूज़ की है, लीव्स को पर्सोनिफाई किया है। तो हम यहाँ पे जो है वो यही लिखेंगे कि लीव्स आर बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम। विच ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं लीव्स। ठीक है, लीव्स आर बीइंग। फिर है विच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट। कौन सी इंसानी खसूसियात थी जो कि उस ऑब्जेक्ट को दी गई थी। उसमें एक तो ड्रिंकिंग और दूसरा जो है वो गिविंग, यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा पानी देते हैं। अब वो तो नहीं देते, वो तो पानी तो खुद ब खुद नीचे गिरता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि गिविंग एंड ड्रिंकिंग आर द ह्यूमन ट्रेट्स विच आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट्स इन द पोएम। ठीक है, तो ये दो ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं वो आप याद रख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें इनके सामने। MCQs की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोबारा से बता रही हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में ये बहुत ही मुश्किल है कि क्वेश्चन पूछे जा सकें, लेकिन फिर भी हम जो है वो रिस्क इस किस्म का कोई भी नहीं लेते, इनको ज़रूर तैयार करते हैं ताकि क्योंकि वैसे भी आपको पता है पोएम के जो क्वेश्चंस हैं वो कम हैं, तो आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो तैयार कर लेना जो है वो बेहतर है। अब बाकी इसके आगे ग्रामर की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, और बाकी आपका जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वर्क पेजेस की, उनको हम जो है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं जिन वर्क पेजेस पे, उनको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उनको पढ़ लेना है एक दफ़ा। ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखने वाला काम कोई भी नहीं था आज। डायरी आपने बेटा अपनी डायरी में, ये नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। यूनिट नंबर 5 के वर्क पेजेस हमने किए हैं, उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उनमें किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।